नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट अपडेट मास्टर क्लास में। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम बात करेंगे बेसिक टू प्रो इन्वेस्टिंग की, जिसमें हर एक वीक हम कुछ वीडियो डालते रहेंगे जिसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सीखने का मौका मिलेगा इन्वेस्टिंग के बारे में। आपने इस कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, बर्कशायर हाथवे, जिसके ऑनर हैं, सीईओ हैं वॉरेन बफेट जी। हर साल कंपनी मीटिंग करती है और जब वॉरेन बफेट की बारी आती है, बस ये एक ही बात बोलते हैं कि अगर आपने अपना होमवर्क किया है तो पेशेंस के साथ बैठिए और इग्नोर करिए जो पॉपुलर ओपिनियन अभी मार्केट में चल रहे हैं। ये जो इनके वर्ड्स हैं, वहीं से इन्वेस्टमेंट फिलोसफी की शुरुआत होती है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं द 5 रूल्स फॉर सक्सेसफुल स्टॉक इन्वेस्टिंग की। सबसे पहले जो इसमें आता है, डू योर होमवर्क, जैसा कि वॉरेन बफेट ने बोला। देन हम कंपनी के इकोनॉमिक्स मोड के बारे में जानेंगे। हैव अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। होल्ड ऑफ द लॉन्ग हॉल, और नो व्हेन टू सेल, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कब बेचना चाहिए कोई भी स्टॉक को। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले आता है डू योर होमवर्क। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है, रिसर्च कंपनी बिफोर इन्वेस्टिंग। इसमें जब तक आपको बिजनेस के बारे में जानकारी ना मिले, इनसाइड और आउटसाइड की, तब तक उसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। इसका मतलब आपको ज़रूरत पड़ेगी क्या सीखने की? फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखने की, अकाउंटिंग सीखने की, जिसके वीडियोस हम अपने आगे वाले सीरीज में कंटिन्यू करते रहेंगे। किसी की बातों पर हमें बेसिकली ध्यान नहीं देना चाहिए जब आप होमवर्क कर रहे हो अपना, क्योंकि किसी का ग्रोथ स्टॉक आपके लिए डिजास्टर साबित हो सकता है। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता भी है, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है एनालाइज इंडस्ट्री ट्रेंड। जिस भी कंपनी के बारे में आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें जानना होता है कि इसके ट्रेंड अभी क्या फॉलो हो रहा है, क्या इसका फ्यूचर में ग्रोथ है कि नहीं है। उसके बाद हम इनके कंपेयर करते हैं कॉम्पिटिटर्स एंड उसके मार्केट पोजीशन को। हमें स्टॉक का मार्केट पोजीशन नहीं कंपेयर करना होता है कि उसका प्राइस क्या चल रहा है, हमें उस पर्टिकुलर कंपनी को देखना होता है कि कंपनी अभी पे क्या काम कर रही है। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है, इकोनॉमिक मोड्स। मोड्स क्या होता है बेसिकली? मोड वो, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जो पहले राजा महाराजा किले बनाते थे, उसके चारों तरफ या तो वो पानी रखवा देते थे, मतलब पानी की नदियां होती थी, या तो फिर वहां पे वो दलदल जैसा बना देते थे, जिससे जो उनके दुश्मन हैं वो उन पे आसानी से आक्रमण ना कर सके। तो इकोनॉमिक मोड जो होता है वो बेसिकली इसलिए बनाया जाता है कि कोई भी अगर कंपनी है तो उस पे जो उसकी कॉम्पिटिटर कंपनी है वो उनके प्रॉफिट पे अटैक ना कर सके। इसके लिए हमें जो देखना पड़ता है सबसे पहले कि कंपनी का जो आइटम है और जो इसका कॉम्पिटिटिवनेस है वो ड्यूरेबल है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बस अभी कुछ टाइम के बाद बंद हो जाएगी, या फिर उनका ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू और यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए। कुछ वो कंपनी ने ऐसा बना दिया कि अभी उनके कॉम्पिटिटर्स बना ही नहीं पाए हैं और उम्मीद भी नहीं है कि वो आगे आने वाले 3-4 सालों में बना सकते हैं। तो इसमें कंपनी को काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलती है। then अगर हम बात करें कॉस्ट एडवांटेज और नेटवर्क इशू की, कॉस्ट एडवांटेज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर कंपनी कॉस्ट एडवांटेज या कॉस्ट मैनेजमेंट अच्छे से कर पाती है तो उनसे उनका पैट सुधर जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिससे कि कंपनी की ग्रोथ में काफ़ी तेजी देखी जा सकती है। और जो लास्ट स्टेप है इसमें इकोनॉमिक मोड काउंट करने का, वो है मार्केट लीडरशिप और उनके लॉयल कस्टमर बेस होना चाहिए। तो ये जो लास्ट पॉइंट है ये बेसिकली रेफर्स करता है बैंक को, क्योंकि अगर आप मार्केट के लीडर भी हो या फिर कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको लॉयल कस्टमर नहीं मिलते, क्योंकि वो टाइम टू टाइम स्विच करते रहते हैं दूसरे प्रोडक्ट पे। बट अगर आप किसी बैंक में आपका अकाउंट ओपन है और सपोज आपने कहा एसबीआई में बैंक अकाउंट ओपन है और एचडीएफसी आपने नया स्कीम लॉन्च कर दिया जिसमें वो 1% एक्स्ट्रा दे रहे हैं अपने खाता धारकों को, अपने अकाउंट होल्डर्स को, तो लोग उसमें चेंज नहीं करते कि 1% के लिए कौन ही चेंज करेगा। तो जो बेसिक लॉयल कस्टमर बेस होता है वो बैंकों के लिए ही बनाया जाता है। देन अगर हम बात करें मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंट्रिंसिक वैल्यू की। इंट्रिंसिक वैल्यू और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ये जो सीरीज स्टार्ट हुई है इसमें सारी चीज़ें आपको ऐड होती हुई मिलेंगी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी स्टॉक है, ऐसा तो है नहीं कि हम जाएंगे मार्केट में और मार्केट जो प्राइस हमसे मांग रही होगी हम उसको डायरेक्ट परचेज कर लेंगे। तो उसके लिए आता है इंट्रिंसिक वैल्यू, एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो जो प्राइस हम एस्टिमेट करते हैं, सपोज हमने किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किया, अभी मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाऊंगा। सपोज हमने किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किया और हमें पता चला कि इस प्राइस पे जो कंपनी अभी मार्केट में है शेयर प्राइस वो ज़्यादा है, तो अभी हम उस शेयर को बाई नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे जब वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के पास है या इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे जाए, तब हम उसको परचेज करेंगे। जो मार्जिन ऑफ जो इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस, जो शेयर का भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, डिवाइडेड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू। फिर इन दोनों का जो आता है निकल के उसको हम डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। चलिए इसको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। सपोज करिए कि हम टीसीएस का फंडामेंटल रीड कर रहे हैं
और हमने ने इसको रीड करने के बाद हमें पता चला कि जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो निकल के आती है 4000 पर शेयर की। अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो 3200 का चल रहा है। अगर हमको एमओएस कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, 4000 इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई इंट्रिंसिक वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। तो जो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा वो 800 डिवाइडेड बाई 4000 जो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये जो एमओएस आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो करीबन आएगा 20% का। तो अगर अभी करंट मार्केट प्राइस 3200 चल रहा है टीसीएस का, तो इसमें उम्मीद है कि ये अभी 20% तक ड्रॉप कर सकती है, क्योंकि इसके जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो 20% निकल के आया है। और इसको अपने इंट्रिंसिक वैल्यू तक आने में अभी हो सकता है कि कंपनी 20% तक की गिरावट देखे। तो होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। देन इसके फायदे क्या हैं, सबसे पहले तो ये, अगर आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है तो ये आपके लॉस को प्रोटेक्ट करता है, साथ में ही ये मिनिमाइज करता है रिस्क को और मैक्सिमाइज करता है रिटर्न को, क्योंकि आपने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लिया। आपको ये शेयर 3200 पे खरीदना था, आपने वेट किया कि हो सकता है अभी ये 20% गिरेगा, ये 20% यहाँ से गिरेगा, उसके बाद हम शेयर बाय करेंगे या 10% पे भी हमने बाय कर लिया, तब भी हमें ये प्रोटेक्ट करेगा कि जो भी 10% का ही लॉस दिखाएगा मैक्सिमम, और जो प्रॉफिट हो सकता है वो मैक्सिमम हो सकता है 4000 तक का। देन अगर हम बात करें होल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म, कोई भी बिजनेस में परचेज करने से पहले या स्टॉक परचेज करने से पहले स्टॉक को मत देखिए, किसी भी शेयर प्राइस को मत देखिए, उसके बिजनेस को समझिए। जब आप कभी गाड़ी खरीदने जाते हैं या कार खरीदने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि हम ये कार खरीद रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म में कितने सालों के लिए हम इस कार को यूज कर सकते हैं, और इसमें ऐसे क्या क्या फीचर हो जो कि आगे के लिए भी हमारे काम आए। तो वैसे ही बिजनेस में भी हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। जो तो कभी भी जब भी आप बिजनेस में इन्वेस्ट करें या स्टॉक में इन्वेस्ट करें, उसके बिजनेस को पूरी तरीके से जानने के बाद ही इन्वेस्ट करें। इसको चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। एक लूसी है जिन्होंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया था 30 सालों के लिए 9% रेट ऑफ रिटर्न पे। इन्होंने अपना सारा इन्वेस्टमेंट बेच दिया और इन्होंने लॉन्ग टर्म टैक्स दिया। साथ में टीम भी है, टीम ने क्या किया, 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए सेम रेट ऑफ रिटर्न पे। ये क्या करता था, हर 6 महीने पे अपने स्टॉक्स को बेच देता था और शॉर्ट टर्म टैक्स पे करता था। तो अगर हम इसको एक ग्राफ के जरिए समझें, तो जो लूसी थी, इसको ओवरऑल 30 सालों में कितना प्रॉफिट हुआ, करीबन $1,14,275 का प्रॉफिट हुआ। जबकि टीम जबकि टीम जो कि हमेशा अपने स्टॉक्स को 6 6 महीने पे बेचता रहता था और खरीदता रहता था, इसके प्रॉफिट में कहाँ तक पहुंचा, $54,362 तक ही पहुंचा। हम देख सकते हैं कि इनमें काफी ज्यादा गैप देखने को मिलता है। इसके पीछे का जो मेन रीजन आता है कि जब आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं या शॉर्ट टर्म में स्टॉक को बाई और सेल करते हैं, इसमें आप तो पहले शॉर्ट टर्म टैक्स देंगे ही देंगे, साथ में आप कमीशन भी देंगे अपने जिस भी डीमेट अकाउंट से आप परचेज और बाई कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ कि इसने डायरेक्ट लॉन्ग टर्म टैक्स दिया, जो कि एलटीसीजी दिया, जो कि काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू एसटीसीजी। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से हमें प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम ओवरऑल कंक्लूड करें होल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म को, तो हमें लॉन्ग टर्म बिजनेस पे ध्यान रखना चाहिए। जो मार्केट में शॉर्ट टर्म नॉइज होती है किसी भी शेयर को लेके, जैसे अभी एचडीएफसी बैंक को लेके या फिर कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर, ऐसे बहुत सारे हैं, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, आईसीआईसीआई बैंक। तो इन सब शेयरों में टीसीएस भी है इंक्लूडिंग, इन सब शेयरों में काफ़ी नॉइज देखी जाती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपको कंपनी के फंडामेंटल पे भरोसा है, आपने अपना होमवर्क अच्छे से किया है, तो पेशेंस के साथ बैठे रहिए, जैसा कि फर्स्ट वीडियो में बताया गया। कंपाउंडिंग जो होता है वो बेस्ट वर्क करता है हमेशा से ही, और पेशेंस आपको हायर रिटर्न की तरफ ले जाता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमको शेयर बेचना कब है। ये चीज़ें बहुत ही अनडाउटेबल होती हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स प्रॉफिटेबल होते हैं उनको हम पहले बेच के निकल जाते हैं। जो हमारे स्टॉक्स में जो हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स लॉस में होते हैं उनको हम होल्ड कर लेते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए। तो सबसे पहले जब स्टॉक ड्रॉप होता है तो क्या हमें बेच देना चाहिए? सबसे पहले आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है। तो सपोज आपने यहाँ पे बाई कर लिया और ये स्टॉक गिर के यहाँ तक आ गया, तो ऑब्वियसली सबको लगेगा कि क्या हो गया स्टॉक में। तो हम स्टॉक के बजाय कंपनी को रीड करेंगे। जब कंपनी अपने फाइनेंशियल सबमिट करेगी, हम स्क्रीनर पे जाके नहीं देखेंगे, स्क्रीनर पे सारी डिटेल्स नहीं होती, वो आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें मिस होती हैं स्क्रीनर में या अदर अदर जो एप्लीकेशन है उसमें। तो हम जब उसके जो उन्होंने डिटेल सबमिट करी है उसमें हम जाके देखते हैं कि क्या बिजनेस में कोई चेंज है या कुछ भी हुआ है। अगर कुछ ऐसा चेंजेस देखने को मिलता है कि बिजनेस में कुछ चेंज है या फिर कुछ इन्होंने लोन ज़्यादा ले लिया, तब तो हम सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बस एक्सटर्नल गिरावट है तो हम इसको होल्ड करेंगे, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, बिजनेस देख के इन्वेस्ट किया है, स्टॉक को देख के नहीं किया है। सेम आता है कि अगर सपोज करो आपने कोई स्टॉक खरीदा और वो बढ़ गया तो क्या करोगे? क्या आपने सपोज यहाँ पे स्टॉक खरीद लिया और स्टॉक यहाँ तक चला गया, तो क्या आप बेच दोगे? उसमें भी हमें क्या करना होता है कि हमें एनालाइज करना होता है कंपनी को। हर 3 3 महीने पे क्वार्टरली वो रिजल्ट सबमिट करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट वैसे भी उतना मैं ट्रैक नहीं करना चाहिए, ट्रैक करना चाहिए बट उतना ही इम्पैक्ट नहीं डालता बिजनेस पे। तो हमें हमेशा ईयरली रिजल्ट को देखना चाहिए और पूरी डिटेल में पढ़ना चाहिए, तो हमें बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में ज़्यादा समझ में आता है। अगर कोई स्टॉक यहाँ तक पहुँच गया तो क्या हमें बेच देना चाहिए?
नहीं, हमें फिर से वही करना है, अपने बिजनेस को देखना है। हो सकता है ये स्टॉक अभी यहाँ पहुंचा है, कल ये स्टॉक और भी ऊपर जाए। देन जो नेक्स्ट आता है कि क्या हमने शेयर परचेज करने से पहले कोई हमने मिस्टेक किया, हमने किसी मैनेजमेंट पे ओवर ट्रस्ट कर लिया, हम कोई स्टॉक बाई कर रहे हैं और हमें मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा और हमें पता चला कि हो सकता है जो नई मैनेजमेंट आई है और ये इसको इम्प्रूव करे, लेकिन इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखी जा रही है, तो क्या हमने ओवर ट्रस्ट कर लिया मैनेजमेंट पे, अंडर एस्टिमेट कर दिया हमने कंपटीशन को, हमने बिना उनके कॉम्पिटिटर को जाने या बिना उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखे शेयर खरीद लिया और बाद में ये हुआ कि जो स्टॉक्स हमने अवॉइड किया था या जो कंपनी हमने छोड़ी थी वो कंपनी ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रही है एज कम्पेयर टू जो हमने परचेज कर रखा है। और जिस रीजन के कारण हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था वो वैलिड ही नहीं है। सपोज कोई भी कंपनी आपने परचेज किया और आपने देखा कि ये कंपनी अब नई टेक्नोलॉजी में जा रही है, सपोज कि वो एआई की तरफ जा रही है और ऑल ऑफ सडन इन्होंने क्या किया कि जो एआई का बिजनेस था उन्होंने बंद कर दिया, तो उससे हमें निकल जाना चाहिए। अगर आपका कोई भी इनिशियल एनालिसिस गलत जाता है तो अपने लॉसेस को कट कर लेना चाहिए और वहां से निकल जाना चाहिए, आपको दूसरे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। देन हमें कि उसके फंडामेंटल को जांचना होता है। फंडामेंटल चेक करना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए हर कंपनी अपने फाइनेंशियल मैनेजर्स को रखती है देखने के लिए। तो कंपनी का क्या स्लो डाउन आ गया है, कंपनी की ग्रोथ रेट में क्या कमी आ गई है, मिनिमम हमें पास्ट 5 ईयर्स का देखना पड़ता है। 1 साल या 2 साल से कुछ पता नहीं चलता, मिनिमम हमें पास्ट 5 ईयर्स का देखना होता है कि कंपनी की ग्रोथ रेट कैसी है। देन उसमें जो कैश पड़ा हुआ है उसमें कोई ग्रोथ देखी नहीं जा सकती और कंपनी अपने टफर टाइम से गुजर रही है। आपके पास कोई ऐसी न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल गई जिसमें आपको इससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो आप शेयर बेच के निकल सकते हैं। और इसमें को हम टाइम टू रीअसेस का आता है कि अब हमें रीअसेस करना है कि कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है और उसी के हिसाब से हम उसमें इन्वेस्टमेंट बनाए रखें या अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल के किसी और अच्छे स्टॉक में या किसी और अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपने सुना भी होगा डाइवर्सिफिकेशन का, डू यू हैव टू मच मनी इन वन स्टॉक, क्या आपने सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा दिया, अगर लगा रखा है तो ये होता है बेस्ट रीजन कि आप उसको सेल करो। लालच में नहीं पड़ना चाहिए। मैंने भी एक शेयर लिया था जिसमें काफ़ी अच्छा मुझे प्रॉफिट हुआ, लेकिन मैंने लालच के चक्कर में उसको छोड़ दिया, आज वो शेयर लॉस में पड़ा हुआ है। तो ये सारी सीख आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ मिलती रहेगी। और अगर आपने ये बेसिक रूल है बेसिकली कि अगर आपने किसी भी शेयर में 10 से 15% अपने पोर्टफोलियो का लगा रखा है तो उसको कम कर लेना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15%। ये कोई ऐसे रूल नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके पोर्टफोलियो पे और आपके डाइवर्सिफिकेशन पे। सपोज आपके पास 1 लाख रुपीज़ है और आप 20-20 थाउजेंड करके 5 स्टॉक में डिवाइड करते हो तो आप 20% के थ्रू भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप 10% के थ्रू जाते हो तो आपके रिस्क और प्रॉफिट के चांसेस, मतलब रिस्क के चांसेस कम हो जाते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओवरऑल इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग जो होती है इसमें रिसर्च लगता है, पेशेंस चाहिए और आपको डिसिप्लिन चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पैसा लगाया कल डबल हो जाएगा। फोकस ऑन क्वालिटी बिजनेसेस, बिजनेस को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, फंडामेंटल आपको जांचने ही पड़ेंगे, बिना फंडामेंटल देखे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको जब भी कोई भी शेयर बाय करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ बाय करना है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है उस शेयर को, तभी आप जाके उसमें पैसा बनाओगे। मिनिमम तो 5 ईयर होता है किसी भी अच्छी कंपनी में स्टॉक करके पैसा डबल करने का या अपने पैसे को बढ़ाने का। जो भी आपकी स्ट्रेटजी आपने बनाई है, अभी हम आगे इस सीरीज में कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस क्लियर करेंगे, कब हमें बेचना चाहिए, क्या रीजन है हमें अवॉइड करना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना इमोशनल डिसीजन हमेशा मार्केट से बाहर लेना चाहिए। अगर आप देख रहे हो कोई आपका स्टॉक गिर रहा है तो वेट करो या फिर बंद करके मार्केट निकल जाओ। जो भी आपने डिसीजन बनाना है वो मार्केट क्लोज होने के बाद ही बनाना चाहिए। इन्वेस्टिंग एक मैराथन है जिसमें टाइम लगता है, ये कोई स्प्रिंट नहीं है जिसमें कि हम 100 मीटर दौड़ के फटाफट पूरा कर लें। तो आपने बहुत सारे एग्जांपल ऐसे देखे होंगे जिसमें कि इन्वेस्टमेंट में काफ़ी अच्छा पैसा मिला होगा। और हम एग्जांपल के लिए राकेश झुनझुनवाला को ही देख सकते हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा गेन किया इन्वेस्टिंग से। तो ओवरऑल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि आपके पास हमारी नोटिफिकेशन आती रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।